हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज का ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 1 है GS4 की सीरीज़ का, कि हम GS4 एथिक्स को कैसे 1 मंथ में कंप्लीट करेंगे। उसका जो पूरा का पूरा थ्योरी सेक्शन है उसे, तो ये पूरी सीरीज़ आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह होगी। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा GS4 का, और ये पूरा का पूरा GS4 आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा 1 मंथ में। हमारा इससे पहले एक हमने वीडियो रिलीज़ किया था जो हमारे चैनल पे है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के पूरा होने के बाद उसे भी देख लीजिएगा। ये पूरा हमारा इनिशिएटिव है प्रथम 1.0 सीरीज़। इसमें हमने आपको बताया है कि जुलाई टू दिसंबर का शेड्यूल क्या होना चाहिए किसी भी एस्पिरेंट के लिए, जिसमें कि मेंस उसका दिसंबर तक हो जाना चाहिए और ऑप्शनल के साथ, उसके बाद प्री के साथ कैसे इंटीग्रेटेड पढ़ना, ये सारा कुछ हमने बताया है उसमें। और हम कैसे आपकी इसमें हेल्प करेंगे ये सब कुछ हमने उसमें बताया है। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। जनरली होता ये है कि और जगहों पे जहाँ क्लासेस चलती हैं और जो बड़े फैकल्टी माने जाते हैं, अगर वो लोग पढ़ाते हैं तो कम से कम 2 मंथ्स तक वो कोर्स चलाते हैं। कहीं कहीं पे 2 मंथ से ज़्यादा, यानी 2 to 3 मंथ्स का कोर्स चलाया जाता है सिर्फ GS4 के लिए। अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर आप 2 to 3 मंथ्स सिर्फ GS4 पढ़ रहे हैं तो कब ऑप्शनल पढ़ेंगे, कब डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएंगे, कब आप उसमें मेंस की तैयारी करेंगे, और कब आप उसमें प्रीलिम्स की पढ़ाई करेंगे। अगर आप 2 to 3 मंथ्स सिर्फ एक ही GS का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कब आप GS के बाकी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कब आप ऐसे पढ़ेंगे और कब आप ऑप्शनल पढ़ेंगे। ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि जाने अनजाने एस्पिरेंट से हो जाती हैं। और सच तो ये है कि इसमें एस्पिरेंट की बिल्कुल भी गलती नहीं होती। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें कैसे और कब सारे के सारे पेपर्स को कंप्लीट करना है। और 4 से 5 महीने 1 या 2 पेपर भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, और फिर जब प्री पढ़ने का टाइम आता है तब उनके अंदर फ़ियर आने लगता है। लेकिन आपको किसी भी तरीके की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैनल जो हमने स्टार्ट ही किया है एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा एम ये है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनके हिसाब से पढ़ाई करवाई जाए, जिससे कि उनको अपने सालों को वेस्ट ना करना पड़े। आप खुद सोचिए कि एक बार अगर कोई आपका प्री क्लियर नहीं होता है तो फिर 1 साल तक आपको दोबारा अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, और वो पूरा साल वेट करने के बाद फिर 1 साल आप अटेम्प्ट देते हो प्री मेंस और इंटरव्यू का। तो आप सोच सकते हैं कि एक प्री आपका क्लियर नहीं अगर हुआ तो 2+ साल आपके ख़राब हो जाते हैं। अगर आपका एक मेंस क्लियर नहीं होता है तो 1.5+ ईयर्स आपके और ख़राब होते हैं। ये एक ऐसी विशियस साइकिल है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये सारी चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं अगर आपको टाइम बाउंड मैनर में पता हो। उसके लिए हमने ये पूरा चैनल लॉन्च किया, जिसमें कि आपका ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा आपके सारे प्री मेंस और ऑप्शनल के लिए। और टाइम बाउंड मैनर में हम जुलाई टू दिसंबर में आपका पूरा मेंस कवर करा देंगे, जिसमें कि मेंस का GS 1, 2, 3, 4 ऐसे, और ऑप्शनल, ये सब कुछ मेंस तक कवर हो जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको उन कैंडिडेट से कितनी लीड मिल जाएगी जो कि मेंस तक कंफ्यूज होंगे और उनका मेंस और ऑप्शनल होगा नहीं। अब इस जो सीरीज़ हमने लॉन्च करी है GS4 एथिक्स की, इसमें हम आपको कंप्लीट थ्योरी लेक्चर कवर करा देंगे, जिसमें सारे यूनिट्स के सारे सब टॉपिक्स कवर होंगे, कंप्लीट थ्योरी सेक्शन कवर होगा। हमने मल्टीपल सोर्सेज से इनके नोट्स बनाए हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमने मटेरियल का सर्च किया हुआ है। जो मार्केट में बेस्ट बुक्स हैं उनको हमने रेफ़र किया है। जितने भी तरीके के प्रिंट आउट्स हैं, मटेरियल्स हैं इंस्टीट्यूट्स के, वो सब रेफ़र किए हैं। टॉपर्स की जो कॉपीज़ हैं और टॉपर्स के जो नोट्स हैं उन सब को हमने रेफ़र किया है। मार्केट में जो ब्यूरोक्रेट्स की बुक्स आती हैं, कई सारे IAS IPS और जो IRS हैं उनकी बुक्स आती है। जैसे कुछ का नाम अगर हम बताएं तो DK बालाजी IAS हैं, अशोक कुमार IPS हैं। इसके अलावा जो टॉपर्स नोट्स हैं उनमें से एक IAS सुरभि गोयल जी हैं, इनका AR 78 आया था 2021 में, तो ये भी हमने रेफ़र किया है। इसके अलावा भी बहुत से सोर्सेज हमने रेफ़र किए हुए हैं। तो आपको सोच सकते हैं ये सब कुछ पढ़ने में आपको अपने आप अगर आप पढ़ेंगे तो 2 to 3 मंथ्स लगेगा आपको सिर्फ उसके नोट्स तैयार करने में। तो कब आप आंसर राइटिंग करेंगे और कब आप आगे के सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। दूसरा भी अगर कोई आपको पढ़ाता है तो वो भी कम से कम इतने टाइम ले जाता है, लेकिन ये ज़रूरत से बहुत अधिक टाइम है और इससे आपको नुकसान होता है। आपको टाइम बाउंड मैनर में सारा कोर्स कवर करना है, उसके लिए ही हम ये पूरी सीरीज़ लेकर आए हैं, और ये एब्सोल्युटली फ्री होगी। पूरी की पूरी थ्योरी हम कवर कराएंगे आपको। कंप्लीट लेक्चर्स होंगे यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री। तो आपको करना ये है कि एवरीडे आपको
थ्योरी के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, उसको आपको देखना है। उसके तुरंत बाद आप स्लाइड्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाइए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आप स्लाइड्स वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और उन स्लाइड्स के आधार पर आपको अपने नोट्स बनाने हैं। हमारे वीडियोज़ जो चलेंगे उन वीडियोज़ में भी आप देखते देखते हुए नोट्स बना सकते हैं और उसकी स्लाइड्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको नोट्स भी नहीं बनाना, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग सपोर्ट मिलेगा, पीवाईक्यू की थीम्स, उसके आधार पे मटेरियल और 1 to 2 पेज नोट्स जो आपके पास हर टॉपिक पे होने चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कांस्टेंट सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। जो भी हम लेक्चर्स यहाँ पे ले रहे हैं उसमें सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चलेंगे और साथ के साथ ही नोट्स भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, इसलिए आपको चिंता किसी भी तरीके की नहीं करनी। अब हम लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। हमारा चैनल अभी नया है और आपके हेल्प की हमको बहुत आवश्यकता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब 2 सेकंड का पॉज करके वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आने के लिए, और चैनल को भी बहुत सपोर्ट मिलता है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप्स में और फ्रेंड्स और हर उस एस्पिरेंट के साथ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी कई बार ये नहीं पता होता है कि छोटा सा हमारा ये स्टेप किसी के भी सपोर्ट में ना जाने कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो इसलिए प्लीज़ जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरों की हेल्प करने से ही हेल्प लौट के हमारे पास आती है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी फ्री लेक्चर्स हमारे पास होते हैं उनके सारे अपडेट्स, उनके सारे पीडीएफ्स और स्लाइड्स हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं लेक्चर रिलीज़ होने के तुरंत बाद, और सपोर्ट एंड गाइडेंस हमारा लगातार वहाँ पे चलता रहता है। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सूर्यवान कोचिंग के नाम से विद अ साइन TM। फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट को, एथिक्स सब्जेक्ट को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखने होते हैं। जब आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कैसे आपको इसको आगे जा कर के आंसर राइटिंग में इम्प्लीमेंट करना है वो भी आपको समझ में आएगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको सबसे पहले समझने हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स, थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे वो सारा का सारा आपको इधर उधर से कहीं से और आपको सर्च नहीं करना है। जितनी भी ज़रूरत है वो सब आपको यहीं प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका समय बचाने के लिए इनिशिएटिव किया गया है। अगर आप इस लेक्चर सीरीज़ को देखने के बाद भी इधर उधर मटेरियल सर्च करेंगे तो आप अपना समय नुकसान करेंगे। हमने वो सारा रेफ़र किया हुआ है, इसलिए पॉइंट को मैंने रीएम्फसाइज़ कर दिया कि आप प्लीज़ ये मत करिएगा कि आप इधर उधर जाएँ, उससे आपका समय ख़राब होगा। इसलिए आप जो हम बता रहे हैं इन्हीं पे फोकस कीजिएगा। इस लेक्चर सीरीज़ के इधर उधर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है। एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दिस सीरीज़, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़ है, जो भी कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे, आपका फोकस होना चाहिए सबसे पहले उसको समझना है आपको, ताकि आपकी एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड हो सके। क्योंकि इस सब्जेक्ट में 2 हिस्से होते हैं। एथिक्स सब्जेक्ट में आपके पास 2 हिस्से हैं, जिसमें पहला है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और दूसरा है 1 to 2 पेज नोट्स फॉर ऑल द टॉपिक्स
एंड सब टॉपिक्स। ये सारे के सारे नोट्स आंसर राइटिंग का हिस्सा जो होता है उसमें यूज़ में आते हैं। लेकिन कई बार कुछ बाउंसर क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे या प्रैक्टिस किए होंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन तो रहेगा ही एग्ज़ाम में। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं जो हल्का-फुल्का सरप्राइज़ आपको देते हैं, उन क्वेश्चंस को डील करने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। तो इन लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज़ एक ही जगह पे आपको दिया हुआ है और इसके साथ के साथ बताते चलेंगे कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी बताते चलेंगे। अभी हमने डिटेल्स रिलीज़ नहीं करी, कुछ समय के बाद डिटेल्स रिलीज़ कर देंगे कि आपको हमारे पेड इनिशिएटिव्स में कैसे ज्वाइन करना है। जो भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हमारे पेड इनिशिएटिव्स को ज्वाइन करेंगे उनको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, नोट्स उनको हम बना करके देंगे। तो आप सिर्फ फोकस करिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एथिक्स सब्जेक्ट्स जो GS4 इंट्रोड्यूस किया गया है उसके पीछे क्या इंटेंशन रहा होगा उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी का क्या इंटेंशन रहा होगा इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डेली सिचुएशंस एक ब्यूरोक्रेट के काम के दौरान उनके सामने आती हैं, उसमें बहुत सारे एथिकल डिलेमास होते हैं। उन एथिकल डिलेमास को आपको कैसे डील करना है, अगर इसकी आपके पास ट्रेनिंग नहीं है पहले से, तो एफिशिएंसी में भी प्रॉब्लम आती है और इसका असर डिसीजन मेकिंग में भी हो सकता है। और क्योंकि आपके डिसीजंस का सीधा असर लोगों पर होता है, इसलिए अगर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग पहले से मिल जाए तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है लोगों को और डिसीजन मेकिंग में ब्यूरोक्रेट्स की भी बहुत हेल्प हो जाती है। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या पर्पस है GS4 को इंट्रोड्यूस करने से पहले। ये जो पर्पस है ये समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा जब आंसर राइटिंग करते हैं तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो एग्ज़ामिनर है, ये एग्ज़ामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आंसर की चेकिंग कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। यानी एग्ज़ामिनर वांट्स टू नो योर व्यूज़। एग्ज़ामिनर आपके व्यूज़ जानना चाहता है। सो जो कोई भी थ्योरीज़, कॉन्सेप्ट्स या कोट या कुछ भी आप आंसर में लिख रहे हैं, वो आप आपकी सर्विस में कैसे यूज़ करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। और फिर उसको आपको ये बताना है अपने आंसर्स के थ्रू एग्ज़ामिनर को। एग्ज़ामिनर को ये पता चलना चाहिए कि जो भी आंसर्स आप लिख रहे हैं वो आप कैसे यूज़ करेंगे आप जब अपनी सर्विस में होंगे। ये अगर एग्ज़ामिनर को क्लियर हो गया, क्योंकि वही वो आपसे उम्मीद कर रहा है, तो वो आपको मार्क्स देगा। कुछ भी लिख देने से नंबर नहीं मिलता है। जो भी आप लिख रहे हो, हाउ इज़ इट यूज़फुल, ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछना है। हाउ इज़ इट यूज़फुल फॉर अ ब्यूरोक्रेट। जो पेपर आता है वो आता है GS4 के पेपर में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कोट होते हैं और केस स्टडीज़। तो इन तीनों में ही आपको अपने आप से पूछना है कि जो भी आपसे पूछा गया है, हाउ इज़ इट यूज़फुल फॉर अ ब्यूरोक्रेट, ये पॉइंट उसमें निकल करके आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग भी जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं तो सारे कीवर्ड्स के साथ साथ इंश्योर करते हैं कि ये पॉइंट आए। इसको आप माइक्रो डायग्राम से भी कर सकते हैं,
फ्लो चार्ट से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आंसर में, उन पॉइंट्स से भी डिस्कस आप इन पॉइंट्स को कर सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक समझना। सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको समझने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ एथिक्स, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए कि व्हाट इज़ एथिक्स। अगर हम जीएस की पूरी प्रिपरेशन कर चुके हैं, एथिक्स का भी पूरा पेपर पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर हमको यही नहीं पता कि एथिक्स क्या है, तो आपको लगता है कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे थे। इसलिए एथिक्स की पहले तो डेफिनेशन होनी चाहिए आपके पास, और उसके बाद एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं उनकी वो डेफिनेशन आपको नोट करनी है, जो डेफिनेशन किसी भी गवर्नमेंट सोर्स में अगर दी हुई है। अगर वो डेफिनेशन गवर्नमेंट सोर्स में दी हुई है तो वो आपको नोट करनी है, अगर नहीं तो फिर आप रैंडम इंटरनेट सर्च से यूज़ कर सकते हैं। तो एथिक्स की हम वो डेफिनेशन यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं जो कि सेकेंड ईआरसी में एग्जैक्टली दी हुई है। तो ये आपको नोट करना है। जहाँ भी हम रेड से मार्क करेंगे वो आपको नोट करते चलना है अपने नोट्स में। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एथिक्स इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स that society places on itself, which helps guide behavior, choices and actions। ये डेफिनेशन जो है ये एग्जैक्टली सेकेंड एआरसी में दी हुई है और आपको ये एग्जैक्टली ऐसा ही लिखना है। अब आप यहाँ पे जो कीवर्ड नोट कर सकते हैं वो कीवर्ड ये है जो कि इसी डेफिनेशन में दिया हुआ है, वो है स्टैंडर्ड्स। पहला जो कीवर्ड है वो तो ये है कि ये स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है, और दूसरा ये कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी। अभी हम आगे जाकर के बहुत से कीवर्ड्स और समझेंगे। तो ये दोनों जो कीवर्ड्स हैं ये आपको याद रखने हैं। मैं अपने ही लेक्चर्स में आपको सिखाता चलूँगा कि जैसे आपको डेफिनेशन पढ़नी है और उसके बाद कैसे उनको रिकॉल करना है। रिकॉलिंग भी आपको मैं यहीं कहीं बताते चलूँगा। तो जैसे ही एथिक्स वर्ड में बोलूँ तुरंत आपके दिमाग में एक वर्ड आ जाना चाहिए, स्टैंडर्ड्स। पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको याद आ जाएगी अगर आपने सिर्फ एक ही वर्ड दिमाग में याद कर लिया। अगर पूरी डेफिनेशन आप एकदम से सोचोगे तो नहीं सोच पाओगे। इसलिए आगे से मैं जब भी आपको रेफ़र करूँ एथिक्स, तुरंत आपके दिमाग में ये वर्ड स्टैंडर्ड्स आ जाना चाहिए। सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ, ये इसका दूसरा हिस्सा है। लेकिन ये वर्ड आपके दिमाग में आएगा तभी आप आगे सोच पाओगे। तो एथिक्स बोलते ही सोसाइटी क्या चीज़ अपने ऊपर रख रही है, स्टैंडर्ड्स। तो वो स्टैंडर्ड्स वर्ड यहाँ पे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एथिक्स बोलते ही। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। ये सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक सीधे सिलेबस में उतरने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से बेस तैयार होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तो फिर ही आप सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ करप्शन।
ये पॉइंट भी हमने सीधे सेकेंड ARC से ही लिया हुआ है, ये पॉइंट भी हमने सीधे सेकेंड ARC से ही लिया हुआ है। तो करप्शन की अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। करप्शन is an important manifestation of the failure of ethics. ये आपकी एक डेफिनेशन है जो कि सेकेंड ARC से है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन करप्शन पे अगर आता है तो आप इस डेफिनेशन को इंट्रो में लिख सकते हैं और आप इसको कोट कर सकते हैं कि ये सेकेंड ARC से है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि आपको समझना रहता है कि सेकेंड ARC ने यहाँ पे डिस्कस करी एक और पॉइंट, वो ये है कि एक सिनिसिज्म होती है, एक सिनिसिज्म है अप्रोच में लोगों के टूवर्ड्स ब्यूरोक्रेसी। उनका ये मानना है कि ब्यूरोक्रेसी में करप्शन इनएविटेबल है, ऐसा लोगों का मानना है। पर ऐसा क्यों है? हो सकता है कि ये एक जनरलाइजेशन क्रिएट हो गई हो। तो सेकेंड ARC का ये मानना है कि कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ब्यूरोक्रेसी को, जिससे कि ये सिनिसिज्म जो जनता की तरफ से है वो ख़त्म होना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम भी ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, वो भी आगे निकल के आना चाहिए, तो उनको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे एंटी करप्शन स्टेप्स भी लिए गए हैं, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी भी इन्वॉल्व है। और उसके लिए एक स्टेप अच्छा जो लिया गया है वो RTI है। पर कुछ और रिकमेंडेशंस है जो कि सेकेंड ARC ने करी हैं, वो आगे जब वो टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। हाउ ethics can be used to improve governance। इसी का ये दूसरा हिस्सा भी हो सकता है कि अगर वही आपसे पूछे कि हाउ एथिक्स कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस करप्शन, मिलते जुलते क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो ये आपको वहाँ पे समझना होगा। एक जो भी आपके पास कंटेंट मटेरियल है उसको आपको किस तरीके से अप्लाई करना है वो आना चाहिए, और वो आंसर राइटिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि एक लिमिट तक आप मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं और उस लिमिट के पार मटेरियल कलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो जितना भी आपके पास है उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना होता है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी आए। तो वो हम आपकी इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं आंसर राइटिंग सेशंस में कि फिर उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। तो एथिक्स से क्या फ़ायदा हो रहा है वो भी समझते हैं कि एथिक्स जो हमको पढ़ाया जा रहा है उससे जो फ़ायदा होगा वही फ़ायदा होता है एथिक्स का गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में और करप्शन को रिड्यूस करने में। तो अगर वो आपसे पूछता है कि हाउ इट कैन बी यूज टू इम्प्रूव गवर्नेंस या हाउ एथिक्स कैन बी यूज टू रिड्यूस करप्शन या व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एथिक्स और बीइंग एथिकल फॉर अ ब्यूरोक्रेट, तो इन तीनों का आंसर सेम होता है। तो एथिक्स जो है, एथिक्स शुड बी inherently ingrained, ethics should be inherently ingrained
ये जो है ये कीवर्ड है जो आपके पास अलग से लिखा हुआ होना चाहिए। एक सेपरेट शीट होती है जिसमें कि कीवर्ड्स की शीट होती है जो आपको प्रिपेयर करनी रहती है। इसमें बहुत से कीवर्ड्स होते हैं, सिलेबस के कीवर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के कीवर्ड्स, कुछ A to Z वैल्यूज़ के कीवर्ड जिसको हम वैल्यूज़ चार्ट बोलते हैं, और जो लेक्चर्स में थ्योरी पार्ट में जो कीवर्ड्स आते हैं ये भी आपको लिखे हुए होने चाहिए आपके पास। तो जो हमारे पेड सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको तो हम ये प्रोवाइड करेंगे, और जो फ्री में लेक्चर्स को उनका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो नोट करते चलें। हमने आपको बताया यहाँ पे जहाँ भी कीवर्ड्स आएंगे वो आपके पास अलग से लिखे हुए होने चाहिए। तो जो पहला पर्पस है वो तो है कि एथिक्स जो है इनहेरेंटली इनग्रेन्ड होना चाहिए, यानी एथिक्स के बारे में अलग से सोचना नहीं है, वो थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन चुका होना चाहिए एक ब्यूरोक्रेट के लिए, कि नेचुरल इंस्टिंक्ट में वो एथिकली डिसीजन ले, अलग से एथिक्स के बारे में सोचना ना पड़े उसको। दूसरा पर्पस ये है कि जब एथिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं और जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी एथिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो उससे होता ये है कि एथिकल वैल्यूज़ इनग्रेन हो जाती हैं, वो ब्यूरोक्रेट का हिस्सा बन जाती हैं। और दूसरा ये है कि a bureaucrat maintains impeccable integrity। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जो ब्यूरोक्रेट है वो एक हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इंटेग्रिटी मेंटेन करके चलता है। ये भी एक कीवर्ड है, इसको भी आपको नोट करना है। तो ये जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया कि वाई टू स्टडी एथिक्स, इसी बात को एक माइक्रो डायग्राम के फॉर्म में हम यहाँ पे देख लेते हैं। वाई स्टडी एथिक्स, इसके लिए इनकलकेट एथिकल वैल्यूज़, दूसरा पॉइंट है डिस्प्ले इम्पेकेबल इंटेग्रिटी, तीसरा है इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, और चौथा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट थ्रू सोलफुलनेस। जब आप अपने डिसीजंस को ऐसे लेते हैं जिसमें एथिक्स होता है, जिसमें लोगों के प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप डिसीजन लेते हैं, तो उससे आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होता है, क्योंकि आप जब अच्छे से अच्छा ही दूसरों के साथ करेंगे तभी अच्छाई आपके पास लौट करके आती है। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो कि गवर्न करता है डिसीजंस को, जिसमें आप कॉन्शियस एक वर्ड है जो कि सिलेबस का हिस्सा है। हम आगे जाकर के कॉन्शियस वर्ड को भी पढ़ेंगे, तो ये वर्ड इसी बात से लिंक हो जाता है, क्योंकि ये शब्द जुड़ा हुआ है, कॉन्शियस वर्ड जो है ये वर्ड जुड़ा हुआ है सोल से या इनर सेल्फ से। तो ये भी हमको सीखना होता है, तो वो भी यहाँ से लिंक हो जाता है। अब जो हमको नेक्स्ट पॉइंट समझना है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ टर्म्स हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स। हमारा सिलेबस का स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बेसिक्स है, अगर यहाँ पे क्लैरिटी आपकी अच्छी होती है तो फिर आपको सब्जेक्ट को समझने में और टैकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले हमको समझना है, पहला जो कीवर्ड है वो है वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ कीवर्ड है इसकी डेफिनेशन और मीनिंग आपके पास क्लियर होनी चाहिए।
तो इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटीज़ that are extremely important to an individual। ये वो क्वालिटीज़ हैं जो कि इंडिविजुअल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इसी को समझने के लिए कई लोग किसी और कीवर्ड का यूज़ करते हैं, वो है इंटरनल कंपास। ये आपका एक तरीके का कंपास होता है, आपका डिसीजन मेकिंग डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है। तो वो डिसाइड करने के लिए आपको एक डायरेक्शन देता है कि अगर आपको लगता है कि आपका डिसीजन एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे आपका शायद कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है, तो फिर वैल्यूज़ हैं जो आपको लौटा कर उस रास्ते पे लेकर के आएंगी जो आपका कॉन्शियस डिसाइड कर रहा है। तो उसकी तरह ये काम करता है वैल्यूज़। जो भी चॉइसेस आपको लेने होंगे लाइफ में, सिचुएशंस में जहाँ पे आपके पास 2 या 3 चॉइसेस होंगी, तो उन चॉइसेस में से कौन सी चॉइस आपको फाइनली डिसाइड करनी है, वो वैल्यूज़ डिसाइड करती हैं। तो वैल्यूज़ ही आपको डिसाइड करके देगा कि आपको जीवन में अगर 2 या 3 ऑप्शन हैं तो उनमें से कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे, वो इस आधार पर डिसाइड होगा कि आपकी वैल्यू क्या है। अब वैल्यूज़ के बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर कुछ डिस्कस करें तो कुछ वैल्यूज़ अगर हम डिस्कस करें तो जैसे कि ऑनेस्टी, कंपैशन, कुछ ये वैल्यूज़ हो गई। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ भी हैं। अगर कभी भी वैल्यूज़ पे क्वेश्चन आता है तो ये सारे पैरामीटर्स आपके पास होंगे। एक पर्सनल वैल्यूज़ कौन सी आपके पास हैं और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट क्या क्राइटेरिया बना सकता है? वो ब्यूरोक्रेट बना सकता है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके बाद उसके जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं या जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या एक्ट्स हैं, लेकिन इन सब में सबसे ऊपर आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ वैल्यूज़ हैं, तो आपके पास ये भी होना चाहिए ध्यान में। तो कौन कौन सा है? जैसे जस्टिस, इक्वालिटी। जब कभी भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कीवर्ड यूज़ करने हो तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास प्रीएम्बल है। इस प्रीएम्बल को आपको आंसर राइटिंग में बहुत यूज़ करना है। यही वो क्राइटेरिया भी होता है जो केस स्टडी में हेल्प करेगा, और यही आपको थ्योरी सेक्शन में भी हेल्प करेगा और मेंस के भी बाकी सारे पेपर्स में। उसका यूज़ कैसे करते हैं ये हम आंसर राइटिंग में सीखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ आपको बता दिया। इसके अलावा फ्रेटर्निटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सेकुलरिज्म है, टॉलरेंस है, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से वैल्यूज़ हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डिसीजन इज नॉट मेड थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं। जब ऐसा नहीं होता है तब डिसीजंस जो लिए जाते हैं तो उसमें क्या असर दिखता है, तो उसको कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। ये सोसाइटी में कुछ बैड प्रैक्टिसेस डेवलप कर जाती हैं, जैसे कि जो छोटे बच्चों के लिए जो फूड होता है या मिल्क होता है उसमें एडल्टरेशन करा जाता है। इसका सबसे बुरा असर
छोटे बच्चों पर होता है क्योंकि उनका इम्यूनिटी भी डेवलप नहीं हुई होती है और उनका सिस्टम इस तरीके का डेवलप नहीं होता है कि वो इसको सह सकें, इसलिए बहुत सारे बड़े स्तर पे उनका जानें भी जाती हैं। तो एडल्टरेशन एक बहुत बुरी चीज़ है जो कि सबको इम्पैक्ट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों को इम्पैक्ट करता है। उसके अलावा कभी इमरजेंसी सिचुएशन में भी हमने देखा कि थोड़ा कहीं पर इस तरीके की न्यूज़ आती थी कि कोविड-19 के समय भी होर्डिंग की गई मेडिसिन्स की या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, थोड़ी बहुत इस तरीके की जो न्यूज़ आती थी वो भी क्या किसी भी तरीके से आनी चाहिए थी क्या, ये हमें सोचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, जब समाज से वैल्यूज़ अगर इरोड होने लगे तो इसका असर जो बुरा पड़ता है। और एक जो हमारा वल्नरेबल सेक्शन है, जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ये हम देखते हैं कि कितने स्टेप्स इसके बारे में लिए जा रहे हैं, स्कीम्स हैं, पर्सुएशन किया जाता है, बहुत से तरीके के तरीक़ों से बताया जाता है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत इसमें काम होना बाकी है। तो जो ये होती हैं चीज़ें जो समाज में, चाहे ये एग्ज़ाम्पल्स हो या और भी एग्ज़ाम्पल्स जो कि एक नेगेटिव एग्ज़ाम्पल्स की तरह काम करते हैं, तो वो क्यों होते हैं? तो वो इसीलिए क्योंकि कहीं न कहीं वैल्यूज़ इरोड हो रही होती हैं। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग में वैल्यूज़ को रखेंगे अपने मन में, और ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेट, तो एक अच्छे एग्ज़ाम्पल की तरह वो समाज में सामने आ सकते हैं। और एक इसी से जुड़ा हुआ एक कोटेशन है, ये कोटेशन आप लोग नोट करते चलिएगा, ये आपके यूज़ में आएगा। अ गुड एग्ज़ाम्पल is the best sermon one can preach। इस कोटेशन का अर्थ ये हुआ, कई बार हमें देखने मिलता है कि घर के कोई बड़ा हो या एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं, तो वो कई बार अपने घर के छोटों से कह देते हैं कि जाओ, मान लीजिए कोई बुलाने आया है तो उसको कह देते हैं जाओ, वो घर पे नहीं है। और अगर आप घर पे होते हैं तो छोटे बच्चों से के ऊपर इसका ये असर पड़ सकता है कि वो सोच सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत झूठ इस तरीके का बोला चलता है, लेकिन क्या ये एक अच्छी बात है? तो इस पे आप विचार कर सकते हैं कि कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे सिचुएशन से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप कोई भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि जो चीज़ आप नहीं चाहते कि आपके साथ कोई दूसरा करे, तो आपको भी वो चीज़ किसी और के साथ नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, इस एग्जाम्पल को हर कोई फॉलो कर सके। अब जो सेकंड इसके बाद का कीवर्ड है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद का जो कीवर्ड है वो है मॉरल्स। इसके बाद का जो कीवर्ड है वो है मॉरल्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इस डेफिनेशन को आप लोग साथ के साथ नोट करते चलिए। प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग held by an individual। तो इसमें जो कीवर्ड है वो है प्रिंसिपल और दूसरा इंडिविजुअल। तो आगे से जब कभी भी हम आपसे कहेंगे मॉरल्स, तो तुरंत आपको याद कर लेना ये वर्ड प्रिंसिपल। मॉरल्स बोलते ही दिमाग में सबसे पहले प्रिंसिपल आना चाहिए। प्रिंसिपल, और किस चीज़ का प्रिंसिपल है? राइट एंड रॉन्ग के बीच में भेद करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए जो प्रिंसिपल है।
उसे बोलते हैं मॉरल्स। तो ये भी एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है, जैसे कि इससे पहले हमने देखा था वैल्यूज़। वैल्यूज़ भी इंडिविजुअल लेवल पे होती हैं, मॉरल्स भी इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, और जो एथिक्स है वो सोसाइटी लेवल पे होता है। तो अब क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन था, इसको हम यहीं पे रोकते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उस लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमें और बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, मॉरल्स, वर्च्यूज़ और एथिक्स, इनके बीच में कंपैरिजन देखना है। एथिक्स और लॉ के बीच में कंपैरिजन देखना है। कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको डिस्कस करना है, और उसके बाद हम सीधे यूनिट 1 में स्टार्ट कर देंगे। यूनिट 1 का जो सिलेबस का यूनिट 1 पार्ट है, उसका टॉपिक नंबर 1, उससे हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। मे यू गेट ऑल द सक्सेस। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। हमें आपका बहुत सपोर्ट चाहिए। चैनल हमारा नया है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।